जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश भी। तो बच्चों, ये लॉकडाउन थोड़ा सा बोर करने वाला ज़रूर है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस कोविड-19 पैंडेमिक बीमारी से लड़ रहा है, और इसी के चलते हम ऑनलाइन यानी थ्रू नेट आपसे जुड़ते हैं और आपको सब्जेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और ये आशा भी रखते हैं कि आप सभी इन वीडियोस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है बच्चों, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। So I welcome all the students of Standard 11th in the class of Organization of Commerce and Management, which is organizing us with देवस्य इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, और देवस्य इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, अभी तक मैंने जितने भी पार्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हमने देख ली है। अगर आपने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर की 1.6 टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, राइट। इस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने बिज़नेस का प्रोफाइल देखा कि बिज़नेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। फिर हमने बिज़नेस रिस्क देखा कि कैसे बिज़नेस जो होता है वो अलग अलग रिस्क में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, जिसमें 2 पार्ट्स हमने देखे। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, तो एक बार रिफ़्रेश कर दिया है मैंने। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक जो आ रहा है कि जैसे हमने इंट्रोडक्शनल वीडियोस में देखा था कि बिज़नेस के अलावा जो 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली एक्टिविटी आपके सामने है जो है प्रोफेशन। ठीक है, इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले प्रोफेशन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मीनिंग से शुरू करेंगे आज। प्रोफेशन जो हम अभी तक समझ रहे हैं या फिर जहाँ तक हम जानते हैं, जितना हमने सुना है, प्रोफेशन जो टर्म है वो कहीं ना कहीं किसी स्किल से बेस ना करके बल्कि एक नॉलेज से बेस करता है। कैसी नॉलेज? या तो कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो, ठीक है, या तो कोई स्पेशलाइज स्किल, या तो ट्रेनिंग, या तो कोई ऐसा पर्सनल एजुकेशनल फील्ड जो उसको ऑथराइज्ड करता हो। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, आप कोई भी एक ऐसा काम करते हो, या तो वो काम आप ही कर सकते हो, आपके पास ऐसी कोई स्किल है या फिर नॉलेज है वो काम करने का, या आपके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, या आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ कोर्स या फिर कोई हम कह सकते हैं तैयारी की हुई है। तो आप क्या करते हो? आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उनकी नीड्स पूरी करते हो और बदले में आप फ़ीस चार्ज करते हो। ठीक है, अभी हम किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। सो प्रोफेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रोफेशन, एजुकेशन एंड रेंडर सर्विस। इन रिटर्न्स दे रिसीव फीस। तो यहाँ पर बदले में क्या मिलता है? फ़ीस मिलती है। लाइक अ टीचर्स इज टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, दे आर प्रोफेशनल। अ डॉक्टर इज handling their patients in the hospital, it is a professional course. And a chartered accountant giving his services to his company, it is also an professional course, where you require skills, where you require training, where you require specialized knowledge and everything it needs to. And बदले में आपको क्या मिलेगा? उसकी फ़ीस मिलेगी। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो अ प्रोफेशन हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जो भी एसोसिएशन उसकी बनी हुई है। ठीक है, यानी अगर हम सीए की बात करें तो सीए एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर की बात करें तो मेडिकल एसोसिएशंस हैं। तो इतनी एसोसिएशन से उसको मेंबरशिप लेनी होती है, यानी उसको लाइक लीगलाइज्ड होना पड़ता है कि वो आगे इस प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सके, राइट। उसके बाद ये बोलता है कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसे ओबे करना है। ओबे करना है मीन्स फॉलो करना है। जैसे हम सीए की बात कर रहे थे, सीए की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो आपको सबको पता है। आप में से काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो उसे क्या करना होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एसोसिएशन से मेंबरशिप लेनी होगी। और मेंबरशिप कब मिलेगी? जब आप सीए क्लियर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस एसोसिएशन का क्या हो जाते हो? हिस्सा हो जाते हो। उसी तरह डॉक्टर्स के अंदर भी होता है मेडिकल टेस्ट, राइट। आपने सुना होगा प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स जो होती है, जैसे आप उस एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हो, कोर्स पास करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस एसोसिएशन का हिस्सा हो जाते हो। उसी तरह लॉयर, सॉलिसिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सभी लोग प्रोफेशनल माने जाते हैं।
इसके अलावा प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फॉर जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए भी प्रोफेशन जो है वो काम में लिया जा सकता है। लाइक कोई डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है और बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो ये कि उसका एम्प्लॉयमेंट है, राइट। और अगर वो अपने घर पे क्लिनिक खोल कर उसके जॉब को प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उसे एज अ प्रोफेशन कह सकते हैं बच्चों। उसके बाद प्रोफेशन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, सिर्फ आपको स्किल्स, नॉलेज और ट्रेनिंग के बारे में याद रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग जितना सिंपल है उतना ही आपको सिंपल रखना है, ठीक है। स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन, ये 4 वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं और इसका आंसर आपको करना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट। इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक आपकी टेक्स्ट बुक में है। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल चाहिए। सिंपल डेफिनेशन से आप इस पॉइंट को बना लेंगे। उसके बाद फीस चार्ज करते हैं, ये भी हमने चर्चा की और ये भी इसका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा स्किल होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी और जितना ज़्यादा अनुभव, एक्सपीरियंस होगा, आप फीस भी उतनी चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर या टीचर या फिर कोई भी प्रोफेशन में जॉब करने वाला बंदा, अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, स्किल और नॉलेज है उसके पास, तो फिर उसकी फ़ीस भी जो होती है वो काफ़ी हाई चार्जेबल होती है, आप सभी को पता होगा। तीसरा देख लेते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है सर्विस देना, ठीक है। रेंडर सर्विस मीन्स टेम्पररी सर्विसेज देना, ठीक है, लंबे समय तक भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने काम तक ही सीमित रहते हैं, यानी जो भी उनका काम रहता है वो काम खत्म हो जाता है और सर्विस उनकी कंप्लीट हो जाती है, राइट। उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, अकेले भी की जा सकती है, जैसे कि हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल देखा, प्राइवेट क्लिनिक का एग्जाम्पल देखा। इसके बाद पॉइंट 5 आपको बताता है कि प्रोफेशनल एक्टिविटी जो भी होती है इस बिज़नेस के अंदर वो प्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, यानी हम कुछ चीज़ बना नहीं रहे, राइट। लेकिन सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, यानी जो भी पर्सन कोई इंडिविजुअल मार्केट में है, उसको जो चीज़ चाहिए हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वो सर्विस दे रहे हैं। जैसे कोई लॉयर अपने क्लाइंट का कोई केस है, वो उसके बिहाफ में कोर्ट के सामने पेश करता है, तो ये एक एग्जाम्पल है, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं जा सकता। या फिर कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट है तो वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसे किसी डॉक्टर की नॉलेज की ज़रूरत होगी, स्किल्स की ज़रूरत होगी, राइट, और बदले में उसे फ़ीस पे करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट ये बोलता है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट उस एसोसिएशन में आप जैसे ही जुड़ जाते हैं आपको फॉलो करने होंगे। क्या होगा अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सुना होगा ये भी चीज़ कि जो लोग कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, यानी जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो उनका क्या हो जाता है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरी रिटर्न्स रिमेन्स अनसर्टेन इन फ्यूचर, यानी कभी कभी ये भी होता है कि फ़ीस डिले हो जाती है या ड्यू हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम जब आपने सर्विस प्रोवाइड की तभी आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। यानी आप जैसे हमने गुड्स में देखा, बिज़नेस में देखा, वैसा नहीं है कि भाई जैसे पैसे हमने चीज़ खरीदी पैसे दे दिए, नहीं, हमारी सर्विस लेने के बाद भी हो सकता है कि जो आपकी पेमेंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो कभी कभी भविष्य के लिए अनसर्टेन हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इजी है, पर फिर भी आपको अच्छे से याद रखना है इसका मीनिंग और साथ ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मीनिंग याद रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है और बढ़ना है नेक्स्ट पर, यानी एम्प्लॉयमेंट। 1.7 है बच्चों। मीनिंग क्या बोल रहा है कि एक तरीके का जॉब होता है, ठीक है, ऐसा जॉब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके बदले में फ़िक्स सैलरी मिलती है, राइट। अब इसमें शायद वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हो सकता है और रेगुलर बेसिस भी हो सकता है, यानी थोड़े समय के लिए भी काम कर सकता है और लंबे समय के लिए भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर का एग्जांपल दिया हुआ है, स्कूल्स में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इज़ जस्ट अ सिंपल मीनिंग दैट इट इज़ जॉब, ठीक है, विच परफॉर्म टू सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रिटर्न दे विल गेट सैलरी, राइट, वेदर दे आर वर्किंग फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन अ प्राइवेट सेक्टर और अ गवर्नमेंट सेक्टर। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि भाई इसमें फिक्स सैलरी होती है, पेड जो भी पहले से डिसाइड किया हुआ है वही दिया जाएगा, चाहे फिजिकल वर्क हो या फिर मेंटल वर्क हो, राइट। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि ये जो भी बेनिफिट्स देता है, राइट, वो आपके एडिशन टू सैलरी होती है, जिसे हम कह सकते हैं मेडिकल अलाउंस या पेंशन, राइट। अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, अदर देन सैलरी, यानी सैलरी से कुछ बढ़कर इंसेंटिव्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताता है कि टू परफॉर्म जो भी
टास्क उन्हें असाइन किया जाएगा वो उन्हें परफॉर्म करना है, और जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आता है जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है, राइट, अंडर द कंट्रोलर और कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जो भी एम्प्लॉयर है यानी जिसने उस एम्प्लॉई को रखा है, राइट। एम्प्लॉई मीन्स काम करने वाला और एम्प्लॉयर मीन्स काम देने वाला। तो जो भी उसे जॉब पे रखा है वो उसे कंट्रोल करेगा मीन्स कि उसे देखेगा कि उसके कोई भी काम गलत ना हो। पॉइंट 4 बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्किंग आवर्स भी होते हैं, रिटायरमेंट भी होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट्स के बाद। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो भी हैं वो प्री रिटायरमेंट यानी पहले से चुने जाते हैं। अब कैसे चुने जाएंगे? इंटरव्यूज़ आपने सुने होंगे, रिक्रूटमेंट्स आपने देखी है, सिलेक्शंस देखी है। इन सब में अगर आप काम उतने घंटे करने के लिए रेडी हैं, आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब मिल जाएगी उसके बाद जब आप जॉब को पूरा करेंगे यानी एक सर्टेन टाइम के बाद जब उस जॉब से आप रिटायर होंगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये अलग हो गया बच्चों प्रोफेशन से। वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी यानी वो इंडिविजुअल अपने आप अपने हिसाब से कर सकता है। बट यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक डिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि इसको किसी संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एसोसिएशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये उस पर लायबल होता है। छठा पॉइंट बोल रहा है कि बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई यानी काम देने वाला और काम करने वाला आर बाउंड टू फॉलो रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी उन्होंने तय किए हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट बोल रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई निवेश यानी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं होता, यानी ज़रूरी नहीं कि भाई आपको अगर उस संस्था से जुड़ना है, काम करना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा पहले, ठीक है, जैसा हमने बिज़नेस में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिज़नेस और प्रोफेशन से काफ़ी अलग है, ठीक है। एक सबलाइम जॉब है, प्रोफेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट जॉब है, और जो बिज़नेस है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशनल जॉब है, राइट। तो बच्चों आई होप ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नहीं हुए हैं तो आपके लिए है ये अगली स्लाइड। ये आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि भाई किस तरीके से हम बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहला कंपैरिजन देख लेते हैं, नेचर ऑफ वर्क यानी काम कैसा होता है इसमें। बिज़नेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, बदले में मनी मिलता है, सबको पता है। प्रोफेशन जो है इसमें जो बिज़नेस की तरह ही सर्विसेज तो मिलती है, ठीक है, बिज़नेस जैसे दे रहा है, प्रोवाइड करता है सर्विस, वैसे एक इंडिविजुअल भी दे सकता है, पर बदले में जो वो चार्ज करता है वो होती है फीस, ठीक है। तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा बिज़नेस से, बिज़नेस में प्रॉफिट इंक्लूड है और प्रोफेशन में फ़ीस। और वहीं एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई जैसा काम होगा, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसा बताया जाएगा वैसा ही आपको काम करना है और बदले में मिलेगी आपको सैलरी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं देखने में एक जैसी लगती है पर इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस में प्रॉफिट है, प्रोफेशन में फ़ीस और एम्प्लॉयमेंट में जी हाँ सैलरी। उसके बाद सेकंड क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। बिज़नेस करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। प्रोफेशन करने के लिए भाई क्वालिफ़िकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी आप शिक्षित होने चाहिए, आपके पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, राइट, और सिर्फ काम करने का तजुर्बा भी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ सिर्फ क्वालिफ़िकेशन तक ही सीमित है, यानी आप अगर उस जॉब के लिए सर्टेन क्वालिफाइड हैं तो भी आपको वो जॉब मिल जाएगी। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप किसी भी एमएनसी या फिर किसी भी इंडियन कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये क्वालिफ़िकेशन में एक दूसरे से भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसके बाद रिवॉर्ड की बात करते हैं। बदले में जैसा कि हमने बात की, प्रॉफिट मिलता है बिज़नेस में, फ़ीस मिलती है प्रोफेशन में, और सैलरी और वेजेस मिलती है एम्प्लॉयमेंट में। कैपिटल की बात कर लेते हैं। इस बिज़नेस में कैपिटल तो इंक्लूड है ही चाहिए, बिना कैपिटल के हम बिज़नेस नहीं कर सकते। वहीं प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए, क्योंकि लिमिटेड वर्ड यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि हमें इंडिविजुअली करना है ये। अगर हमें अपने लिए करना है तो हम इसे सीमित निवेश करके भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस में ह्यूज कैपिटल चाहिए, वैसा प्रोफेशन में ह्यूज कैपिटल नहीं चाहिए, राइट। लिमिटेड कैपिटल कैन वर्क। और वहीं एम्प्लॉयमेंट में तो किसी तरीके की कैपिटल की ज़रूरत होती ही नहीं। उसके बाद रिस्क की बात करते हैं तो बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अनसर्टेन है प्रॉफिट, यानी हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा उस बात पर हम ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते। उसी तरह जो प्रोफेशन है उसमें रिस्क है नॉन रिसिप्ट का, यानी जो पैसे हमने सर्विसेज दे दिए वो नहीं आई तो, ठीक है, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर ऐसे अमाउंट में भी रिस्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा प्रोफेशन में जो मॉनिटरी रिटर्न्स है कभी कभी वो अनड्यू हो जाते हैं, यानी भविष्य में पे किए जाएंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में उधारी भी कहते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ फीस नहीं आती, तो ये रिस्क है प्रोफेशन का। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, बहुत लेस रिस्क है, क्योंकि फ़िक्स सैलरी मिलने वाली है फ़िक्स समय पे, तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता नहीं है।
उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो बिज़नेस जो है वो लीगल प्रोविजंस पे चलता है, यानी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको डायरेक्ट किया है, जो लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है वो इलीगल है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। वहीं प्रोफेशन की बात करें तो वो एसोसिएशन पर निर्भर होता है कि जो भी एसोसिएशन है वो कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करती है, कैसे यूज़ करती है। जैसे डॉक्टर है तो वो आपको सारे वाइट कोट में मिलेंगे, लॉयर्स हैं तो वो सारे ब्लैक कोट्स में मिलेंगे, राइट। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका तरीका है, राइट, उस सर्विस को परफॉर्म करने का जो भी एसोसिएशन ने तय किया है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें एम्प्लॉयर तय करेगा कि क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होंगे, और वो जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है वो ही डिसाइड करेगा कि आप क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, ठीक है। यानी अगर मालिक है, यानी अगर आपके पास कोई अधिकार है तो क्या वो अधिकार आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो बिज़नेस में ये पॉसिबल है, ठीक है। यानी अगर सपोज़ फॉर एन एग्जांपल एक फादर ने एक बिज़नेस को शुरू किया, बढ़ाया, तो वो आगे जाके अपने बेटे या बेटी को भी उस बिज़नेस का हिस्सा बना सकता है, अपनी ओनरशिप यानी अपना मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोफेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी अगर एक डॉक्टर है तो उसे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो वो उसे पास नहीं कर पाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे भी स्पेशलाइज नॉलेज गेन करनी पड़ेगी जैसे उसके फादर ने किया, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। और वहीं ओनरशिप की तो बात आती ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि आप किसी का अंडर काम कर रहे हो। तो कुल मिलाकर बात यहाँ साफ़ हो जाती है कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत दूर तक एक दूसरे से अलग है, ठीक है बच्चों। कंपेयर भी हमने कर लिया, ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, तो एक बार देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इट इज़ ईजी। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्यों इसे मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट कहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ हम बिज़नेस को और डिटेल में देखेंगे। अभी तक हमने बिज़नेस को एज अ होल देखा, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को एज अ होल देखा। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो होती है वो भी बिज़नेस कितने तरीके के होते हैं। उसमें आपको टेक्स्ट बुक में 3 टाइप्स दिए हैं बिज़नेस के। बिज़नेस या तो ट्रेड की तरह किया जा सकता है, ठीक है, क्या होता है जानेंगे, या तो कॉमर्स की तरह किया जा सकता है, ठीक है, या तो वो कोई इंडस्ट्री की तरह किया जा सकता है। यानी ये तीनों बिजनेसेस हैं, लेकिन हम इन तीनों को ज़रा कैटेगराइज करके देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले ट्रेड देखते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेड क्या बोलता है कि या तो आप किसी गुड यानी कमोडिटी, अंडरलाइन कर लेना, कमोडिटी मीन्स गुड्स ओनली, सो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। थोड़ी सी लेथार्जिक है, थोड़ा आपको याद रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर समझ लेंगे तो ईजी पड़ेगी। यानी अगर हम किसी भी कमोडिटी या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, किसके बदले में, इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। यानी 2 ही वर्ड है, दोनों बार यूज़ करना है इसको आपको। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन सर्विस, अगर हम कर रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, बदले में हमें कोई चीज़ या फिर कोई सर्विस चाहिए, या फिर आज के समय में बात करें तो हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मनी के बदले में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मनी के बदले में या फिर प्रॉफिट के बदले में ये चीज़ कर रहे हैं, और ये जो गतिविधि है ये 2 लोगों या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है, 2 पर्सन्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो ट्रेड क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न्स ऑफ मॉनिटरी रिटर्न्स, वेदर इट मे बी प्रॉफिट और एनी काइंड ऑफ मनी रिलेटेड थिंग्स। सो हम कह सकते हैं इसे ये ट्रेड होगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि व्हेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, अगर आपने खरीदी किसी शॉपकीपर से कोई बुक, यू पे मनी अगेंस्ट द परचेज बुक, ठीक है, आपने जो भी खरीदा उसके बदले में आप पैसे दे रहे हैं। हियर्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज डन इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है, जो हम अक्सर करते आए हैं अभी तक। और उसके बाद व्हेन यू परचेज अ बस टिकट टू ट्रैवल अ बस, ठीक है, तो इसे हम सर्विस के बदले मनी कहेंगे। यानी आपने उस बस की सेवा यूज़ की, कैसी, आपको एक जगह से दूसरी जगह उसने छोड़ दिया, बदले में आपने उसे पैसे दिए, यानी एज अ टिकट मनी पे किया गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं ट्रेड दोनों तरीके से हो सकता है, कमोडिटीज़ को देकर भी और सर्विसेज को देकर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। 8 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, बड़े ईजी से। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, 2 पार्टीज़ के बीच में होता है, यानी परचेज और सेलर दोनों इस पर इंक्लूड होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला। ये एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है ट्रेड में, यानी अगर आप कुछ देंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं, तो आप उसे ट्रेड नहीं कह सकते। सो एक्सचेंज इज़ एसेंशियल। इसके बाद चौथा पॉइंट बोलता है कि ट्रेड जो होता है इसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो अपने अलावा कि अपने जगह किसी और को मालिक बना सकते हो या फिर ओनर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके नाम पर गुड सर्विसेज सेल कर सकते हो या उसके नाम से सेल कर सकते हो, जैसा भी है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ट्रेड में है।
पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि गुड्स होने चाहिए एक्सचेंज के लिए, या फिर अमाउंट इज़ पेड और गुड इज़ एक्सचेंज। या तो आप बदले में गुड्स देंगे या फिर उस गुड्स के बदले में जितनी उसकी कीमत है उसको आप पे करेंगे, तभी आप इसको ट्रेड का हिस्सा कह सकते हैं। ट्रेड एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, लगातार चलती रहती है बच्चों। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन ऑन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो भी गुड्स है, जो भी सर्विस आप ले रहे हो, वो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा देना है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, लाइक जो गुड्स की जितनी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग, और जो सर्विस की जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मनी पे करेंगे, राइट, मार्केट प्राइस पे। इसके बाद ये एक लीगल एक्टिविटी है बच्चों, तो याद रखना है, इट इज़ एन लीगल एक्टिविटी, ठीक है। ट्रेड इज़ एन लीगल एक्टिविटी। समझ में आ गया आप सब लोगों को ट्रेड क्या होता है, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब हम बढ़ते हैं कॉमर्स की तरफ। उससे पहले ट्रेड के टाइप्स दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। इजी है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। इंटरनल और इंटरनेशनल, यानी अगर आंतरिक भारत में, यानी अगर हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ जो हैं, राइट, जो हमने बाउंड्रीज सिलेक्ट कर रखी है हमारे कंट्री की, उसके अंदर अगर इंटरनल ट्रेड हो रहा है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसे इंटरनल ट्रेड करेंगे। जैसे कोई अहमदाबाद से परचेज़ किया हुआ कोई बॉक्सेस ऑफ एप्पल, ठीक है, कहाँ से, कश्मीर से ऑर्डर किया हमने, ठीक है, कश्मीर भी भारत में है और अहमदाबाद तो हम रह ही रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक इंटरनल ट्रेड का हिस्सा है, यानी भारत में ही व्यापार हुआ, चीज़ भी भारत की थी और ख़रीदने वाला भी भारत का था। उसी तरह नागपुर से अगर हम ऑरेंजेस मंगवाते हैं राजकोट, ये एक इंटरनल ट्रेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल ट्रेड है वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है, यानी पहला हो गया होलसेल ट्रेड और दूसरा हो गया रिटेल ट्रेड। तो बच्चों ये आपको सुना होगा, आपने देखा भी होगा। होलसेल में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वो बल्क में सामान बेचता है और कम प्रॉफिट रखता है अपना, और रिटेल जो होता है वो बल्क में नहीं रखेगा सामान, वो क्या करेगा, आपको इंडिविजुअल यूनिट्स देगा, ठीक है, और थोड़ा उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपको इंडिविजुअली दे रहा है। होलसेलर बल्क में देगा और रिटेलर इंडिविजुअली। तो इंटरनल ट्रेड के ये 2 पार्ट्स हैं, ये भी आपको समझ लें, ठीक है। इसके अलावा जो परचेज़र है वो बल्क में देगा, जैसा मैंने अभी बताया, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही। इसके अलावा जो होलसेलर होता है वो कनेक्शन होता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। प्रोड्यूसर कौन, जिसने वो चीज़ बनाई, होलसेलर ने उससे ख़रीद ली बल्क में और रिटेलर को बल्क में बेच रहा है वो, ठीक है। यानी डायरेक्ट फैक्ट्री से होलसेलर लेके आया बहुत ज़्यादा अमाउंट में और उसमें से कुछ हिस्सा उसने रिटेलर को दे दिया, और रिटेलर क्या करेगा, उसमें से और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। और जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से चीज़ें लेगा और सप्लाई किसको करेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ये 2 देशों के बीच में होता है, ठीक है, 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके एक दूसरे से ट्रेड स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कोई जापानीज़ कंपनी है, अगर वो टीवी इंडिया में बेच रही है तो ये एक एग्जांपल है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसके अलावा जो केसर मैंगो होते हैं इंडिया के, वो अगर अमेरिका भेजे जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जांपल माना जाएगा। अब जैसे हमने उसमें होलसेलर और रिटेलर देखा था नेशनल में, वैसे इंटरनेशनल में भी 3 पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है, इंपोर्ट मतलब हमने कुछ मंगवाया और एक्सपोर्ट मीन्स कुछ भेजा। अब री एक्सपोर्ट क्या होता है, सपोज़ फॉर एन एग्जांपल कि हमने कोई चीज़ बेची, ठीक है, उस चीज़ में कोई डिफ़ॉल्ट आया या फिर कोई हम कह सकते हैं कोई कमी आ गई, या फिर जो सेलर जो भी परचेज़र था उसको वो पसंद नहीं आया है, तो हम उसे वापस मंगवाते हैं और फिर उसमें जो भी ठीक है सुधार करके री एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी वापस से सेल आउट करते हैं। इसमें आपको ये तीनों समझ लेने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया है ट्रेड के दोनों टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड वी कैन कॉल। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स की। ट्रेड के बाद जो दूसरा पॉइंट है, कॉमर्स का मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। ये मीनिंग क्या बोलता है कि ट्रेड जो है, ठीक है, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस टू ट्रेड। अब यहाँ ट्रेड जो है वो कॉमर्स के अंडर आता है, यानी कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड से भी बड़ा है। इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड है, ट्रेड भी इंक्लूड है प्लस ऑक्सिलरी सर्विस। अब ये ऑक्सिलरी सर्विस क्या है बच्चों, अंडरलाइन कर लो, समझ लो, ये वो सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को होने में मदद करती हैं। द सर्विसेज विच इंक्लूड टू हेल्प द बिज़नेस इन सर्टेन थिंग्स। अब जैसे बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए भाई, पैसा लेन देन करने के लिए बैंक चाहिए, ठीक है, मदद करेगा। इंश्योरेंस, अगर कुछ गुड्स बेच रहे हो, कहीं पर भेज रहे हैं हम, तो फिर उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है।
खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए, सामान को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए, और हमारा माल प्रमोट करने के लिए हमें एजेंट्स चाहिए। तो ये जितनी भी सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, ये सब कॉमर्स का हिस्सा है। कैसे? क्योंकि ये सब ऑक्सिलरी सर्विस है। क्या है? ऑक्सिलरी सर्विस। ऑक्सिलरी सर्विस समझ के सब लोग, ये वो सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को होने में मदद करती है, हेल्प करती है बिज़नेस की, ताकि बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट है बच्चों, ठीक है, और ये ग्लोबल मार्केट में खासकर ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विस जब मिल जाती हैं दोनों, तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है, कॉमर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विस। इसके बाद देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड एक छोटा सा भाग है कॉमर्स का। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी मॉनिटरी रिटर्न्स के लिए होती है। इसमें एक नई चीज़ हमने ऐड की है, वो क्या है? ऑक्सिलरी सर्विस, जो क्या काम करती है? हेल्पफुल है। किस लिए? बिजनेस करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, ठीक है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन द टाइम और द प्लेस यूटिलिटी फॉर द गुड्स, ठीक है। यानी ये सिंपल सी बात है कि जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ यूटिलिटी है, यानी अगर आप कहीं भी बैठे हैं इस दुनिया में, कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी हो गया है कॉमर्स की वजह से। जैसे हम हमारे घर पर बैठे हुए शॉपिंग कर लेते हैं अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं कहीं से भी, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी ट्रेडर से हम घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी सर्विस जो है वो डिमांड ओरिएंटेड है, यानी जितनी डिमांड ऑफलाइन नहीं होती उससे ज़्यादा डिमांड ऑनलाइन हो जाती है, क्योंकि हर इंसान अभी कोविड-19 के समय में बाहर निकलना नहीं चाहता और कोशिश करता है कि घर से ही काम करे। तो इस वजह से जो ये ऑनलाइन शॉपिंग्स होती है, कॉमर्स होता है, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है किसे? लोगों के लिए चीज़ें अरेंज करने के लिए कम टाइम में। इसके अलावा जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो रीज़नेबल प्राइस पर होती है और गुड्स के अकॉर्डिंग होती है, जो भी फेयर प्राइस होगी उसके ऊपर, ठीक है। यानी वो आपसे कभी भी ज़्यादा कीमत नहीं ले सकते। तो कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए बच्चों, ठीक है। ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस का क्या है? 3 मोटिव हमने यहाँ पे डिफरेंस रखा हुआ है: मीनिंग, स्कोप एंड पार्टीज। मीनिंग देख लेते हैं पहले। मीनिंग में ट्रेड जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बल पे होता है, मनी उसमें बदले में मिलता है। वहीं कॉमर्स जो है वो इट इंक्लूड्स द ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विस। तो इसमें 2 चीज़ हो गई, ट्रेड भी है और ऑक्सिलरी सर्विस भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिफाइन करने हैं दोनों को। स्कोप जो है वो ट्रेड का बहुत लिमिटेड है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्स का हिस्सा है। तो कॉमर्स है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और उसका जो स्कोप है वो भी काफ़ी बड़ा है। पार्टीज़ जो होती है इसमें इंक्लूड, ट्रेड के अंदर क्या होती है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इंक्लूड हो सकती है, मोस्टली वो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और वहीं कॉमर्स जो है इस पर भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती है, वो नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है, यानी आपके जानने वाले भी हो सकते हैं और आपके न जानने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है ये, ठीक है, पूरे विश्व में हो रहा है और ऑक्सिलरी सर्विस भी है इसमें। तो पार्टीज़ इसमें ज़्यादा होती है, किसमें? कॉमर्स में। तो बच्चों ट्रेड एंड कॉमर्स में डिफरेंस भी हमने देख लिया है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी टॉपिक की ओर, ठीक है। खुश हो जाइए, कौन सा टॉपिक है? इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्री वो चीज़ जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, यानी फिनिश गुड्स में किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर बना रहे हैं लकड़ी का, कहाँ से लाएंगे भाई? फॉरेस्ट से लकड़ियाँ लाएंगे, उस लकड़ियों को प्रॉपर्ली पॉलिश करके शेप साइज़ में अक्यूमुलेट करके असेंबल करके बेचेंगे। उसके अलावा क्लॉथ की बात करते हैं तो क्लॉथ भी जो है वो रॉ मटेरियल उसका तो कॉटन है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। वहाँ से चीज़ें लेकर कॉटन से थ्रेड बनाकर, थ्रेड से क्लॉथ बनाकर वो बेच सकते हैं। तो मीनिंग इन शॉर्ट इंडस्ट्री का है कि भाई कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस, राइट, जिसमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, यानी मानवीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करे, जो भी उससे मांगा जाए। इसमें प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन इंक्लूड है और काफ़ी सारा लेबर होता है। इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और मशीनरी भी यूज़ होती है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रेड के पार्ट्स देखे, ठीक है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, फिर हमने कॉमर्स के पार्ट देखे, राइट। फिर अब हम देखने वाले जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। उसके बाद अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के पार्ट। इसके अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी इंडस्ट्रीज़, राइट। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज़ क्या होती है बच्चों, जल्दी से समझ लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ मीन्स सबसे बेसिक इंडस्ट्रीज़, द इंडस्ट्रीज़
का जो फंडामेंटल होता है, राइट। यानी ये अगर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ना हो तो इंडस्ट्रीज़ बन ही नहीं सकती। कैसे? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है सारी नेचर, चाहे वो सी हो, लैंड हो या एयर हो। सपोज फॉर एन एग्जांपल एग्रीकल्चर, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बन रहे हैं, बिस्किट से लेकर खाने की चीज़ें, वो सारी एग्रीकल्चर से सबसे पहले पैदा की जाती है और बाद में प्राइमरी से सेकेंडरी में वो भेजी जाती है। सेकेंडरी हम देखेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में वो भेजी जाती है, ठीक है, बेची जाती है हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती है और फिशरीज़ भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ नेचुरली होती है बच्चों, यानी अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप प्राइमरी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज़, यानी नेचर से जुड़ा हुआ काम। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स की, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की। ये इंडस्ट्रीज़ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली होती है, यानी इसमें मशीन्स काम कर रही है, टेक्निक से काम कर रहे हैं और ये जो भी रॉ मटेरियल पास किया गया कहाँ से, प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करती है मीन्स इस वे में करती है ताकि वो कंज्यूम करने लायक हो जाए, ठीक है, यानी इस्तेमाल करने लायक बन जाए, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली किसको सपोर्ट करती है, वो सप्लाई करती है कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल कलर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ या स्टील इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ आपको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से समझ में आएगी। यानी प्राइमरी ने इन चीज़ें बनाई, उगाई, ठीक है, उगाई, उन चीज़ों को पैदा किया और सेकेंडरी ने उस चीज़ों को बनाया, यानी उन चीज़ों से उस रॉ मटेरियल को, हाफ कंज्यूमेबल फूड को फुल्ली कंज्यूमेबल फूड बना दिया, यानी अब वो आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके बाद टेरिशरी, आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ तो काम खत्म हो गया है, टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ क्या है? तो ये वो इंडस्ट्री है जो लिंक प्रोवाइड करती है प्राइमरी से सेकेंडरी का, यानी फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैसे कर सकती है, ध्यान से समझना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी, यानी जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी से बना है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुँचाना और सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर उसको कंज्यूमेबल बनाना, यही काम होता है टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ का। जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़ और कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़, बेकरी इंडस्ट्रीज़, ये सारी टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ में आती है। टेरिशरी इंडस्ट्री इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन। ये वो सब चीज़ें जो बिजनेस होने में हेल्प करती है, राइट। बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो टेरिशरी इंडस्ट्री क्या हो गया, विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी जो एक ब्रिज की तरह प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ते हैं और सेकेंडरी को प्राइमरी से जोड़ते हैं, उसे हम कह सकते हैं टेरिशरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है बच्चों। तो ये तीन इंडस्ट्रीज़ के पार्ट हमने देख लिया, हमने ट्रेड देख लिया, हमने कॉमर्स देख लिया, ठीक है। अब यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, तो क्विक रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, राइट। तो पहले हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। इकोनॉमिक मोटिव होता है, इसमें इकोनॉमिक मोटिव की जगह इमोशनल सेटिस्फैक्शन। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, राइट, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेशंस, देन टाइप, रिस्क, अनसर्टेनिटी के हिसाब से इसको कंपेयर किया। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स देखे, बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट। फिर फर्स्ट पार्ट में आपने बिजनेस के बारे में देखा होगा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स 7 दिए हुए हैं, सबको समझ लेने। ऑब्जेक्टिव्स दिए, फिर हम पढ़े थे हमने इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट, याद होंगे आपको। बिजनेस रिस्क हमने देखे थे, 2 टाइप्स के रिस्क, नेशनल और मैन मेड रिस्क। फिर उसमें हमने कॉजेज़ ऑफ रिस्क भी देखे, कैसे बिजनेस को रिस्क होता है। फिर हमने प्रोफेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और साथ ही साथ हमने उनको कंपेयर भी कर लिया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है पूरा, अच्छे से आप आंसर्स बना लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात करें तो हम लोग टेक्सुअल में आपके जो MCQs दिए हुए हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स बाय योरसेल्व्स, ठीक है। नीचे आंसर दिए हुए हैं यहाँ आपको, तो कोशिश करना कि आप आंसर्स को लिखें और लिखने के बाद समझें भी, ठीक है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, 1 सेंटेंस टाइप, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। देन उसके बाद जो है आपको प्रोडक्शन टू अ कंज्यूमर गुड्स यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है वो भी आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। प्रोफेशन की डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन आप सेकंड और थर्ड पेज से उठा सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो। और शॉर्ट और ब्रीफ थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्टी आपको आएगी, बट कोशिश करना आंसर्स आप अच्छे से फ्रेम करो। मिनिमम 6 to 8 पॉइंट्स आपको शॉर्ट और ब्रीफ में निकालने हैं, तो कोशिश करना जितना हो सके वेटेज टेक्स्ट बुक में से आए उतना अच्छा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डिटेल क्वेश्चंस हैं आपके, राइट, वो डिटेल क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट।
इसमें डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स के साथ आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो वो वैसा का वैसा लिख सकते हैं। बस उन्हें एक्सप्लेन करते हुए आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हो तो ज़्यादा बेटर होगा, और जिससे आपको मार्क्सेस मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। राइट बच्चों, तो ये 6 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल के, क्योंकि अगर ये 6 डिटेल हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर ही आपका हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से अपने आंसर्स बना लीजिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसे शेयर करिएगा। राइट, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस डाउट और उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की। जाते जाते एक बार और याद दिला दूँ कि 29 एंड 30 को जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स आ रही हैं, राइट, उस एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करिए टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग, और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए अपने अपने घरों में। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और खूब खुश रहिए। सो आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। यू डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।